2019 में जब नगरपालिका चुनाव का चरण शुरू हुआ तो 52 नगर पालिकाओं के चुनाव जो 2019 में हुए उनका कार्यकाल नवंबर 2024 में पूरा हो गया। इसके चुनाव की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग को सितंबर में शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। हम 2025 में हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, फैसला हुआ 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने का, वो नहीं करवाए तो हम कंटेम्प्ट में गए। फिर फैसला हुआ 22 मई 2026 को, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार तमाम प्रक्रियाएं 20 जून तक पूरी कर लें और राज्य निर्वाचन आयोग 31 जुलाई तक तमाम स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवा लें। बेहद खेद का विषय है कि राज्य निर्वाचन आयोग और राजस्थान की सरकार दोनों ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं कर रही है। इसलिए मैंने आज राज्य निर्वाचन आयुक्त, सचिव, पंचायती राज सचिव और स्वायत्त शासन के विशेष सचिव सभी को 3 दिन का अवमानना का नोटिस दिया है कि आप उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करें, चुनाव कार्यक्रम घोषित करें, अन्यथा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करेंगे। क्या राजस्थान सरकार हाईकोर्ट की अवमानना कर रही है? ओबीसी आरक्षण की आड़ में चुनाव टालने का खेल क्या है? इस पे आज बात करेंगे कि राजस्थान सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की मुश्किलें बढ़ाने के लिए पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रहे संयम लोढ़ा एक बार फिर से कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। नोटिस दिया है निर्वाचन आयोग को और सरकार को जवाब मांगा है। तो यह लीगल नोटिस सीधे तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट की अवमानना का है। मुद्दा यह है कि पंचायत राज और स्थानीय निकायों में 31 जुलाई की डेडलाइन को लेकर कार्रवाई की गई है या नहीं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो सवाल यह है कि जिस चुनाव को हाई कोर्ट ने 31 जुलाई तक करवाने का सख्त आदेश दे दिया, वो चुनाव अब तक क्यों नहीं शुरू हुआ, उसकी प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू हुई? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये देरी सिर्फ प्रशासनिक सुस्ती है या सरकार की ओर से ओबीसी वर्ग को जानबूझकर उनके लोकतांत्रिक हक से दूर रखने की एक सोची समझी रणनीति है? आरोप इसी तरह के हैं। तो बात करनी बनती है देश का सबसे बड़ा भौगोलिक राज्य जिसकी आबादी 8 करोड़ से ऊपर है, वहां डेवलपमेंट के लिए जो तय की गई संस्थाएं हैं विकास के लिए, यानी ग्रामीण विकास, पंचायत राज के लिए ग्राम पंचायतें और स्थानीय निकाय और शहरी विकास की संस्थाओं में जनप्रतिनिधि नहीं है, चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है, संवैधानिक रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं हैं, निर्वाचित रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं हैं लंबे समय से। और ये जनप्रतिनिधि कब से होंगे, इसको लेकर सरकार की फिलहाल कोई सफाई नहीं है। तो पहले अगर बात करें कि कोर्ट का आदेश क्या था, आपको ध्यान होगा कि 22 मई 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच एक अहम फैसला सुनाती है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की याचिका पर कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि राजस्थान ओबीसी कमीशन को बने हुए लगभग 1 साल हो चुका है और अब तक उसने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी। लेकिन इस वजह से पंचायत चुनाव अनिश्चितकालीन समय के लिए रुक नहीं सकते, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान है, लोगों का अधिकार है, चुने हुए जनप्रतिनिधि, अकाउंटेबल जनप्रतिनिधि। तो कोर्ट का फैसला 22 मई का था, डेडलाइन 22 जुलाई थी। कोर्ट ने मौसम का बहाना भी नहीं माना। सरकार ने कहा साहब बारिश होती है, तमाम चीज हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा पंचायत समितियों, जिला परिषदों के मौजूदा कार्यकाल का बहाना जो है वो छोड़िए, बारिश का बहाना छोड़िए, डिलिमिटेशन का काम पहले पूरा हो चुका है, वोटर लिस्ट भी बन चुकी है, तो चुनाव में अड़चन कैसी?
और सबसे सख्त बात यह रही कि कोर्ट ने खुद एक डेडलाइन तय कर दी कि 31 जुलाई तक राज्य के सभी स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं हर जगह चुनाव प्रक्रिया पूरी करवानी होगी। वार्ड डिलिमिटेशन और वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए भी 20 जून 2026 की डेडलाइन दी थी। एक पखवाड़ा उस डेडलाइन को बीतने में कुछ ही घंटे हैं। ऐसे में क्या हुआ? अब एक दिलचस्प मोड़ इस कहानी में आता है कि कोर्ट के आदेश पे जो सरकारी चिट्ठियां चली हैं उन्हीं में पूरा राज है। 1 जून को राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत राज विभाग को चिट्ठी लिखता है और सीटों के आरक्षण का काम पूरा करने को कहता है। 1 जून से 15 जून, 16 जून, 23 जून चिट्ठियों की एक श्रृंखला चलती है। 15 जून को स्वायत्त शासन विभाग ने ओबीसी कमीशन को चिट्ठी लिखी, कहा कि आरक्षण की अधिसूचना तभी जारी होगी जब कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देगा। और उसी दिन पंचायत राज विभाग के सचिव ने राज्य निर्वाचन आयोग को जवाब दिया कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अभी चल रही है, इसलिए आरक्षण का काम रुका हुआ है। और 23 जून को यानी डिलिमिटेशन की डेडलाइन निकल जाने के बाद भी वही पुरानी बात दोहराई गई है। अब आप यहां थोड़ा रुकिए और सोचिए कि जिस आधार को हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था, यानी ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के इंतजार को, उसी आधार पर अफसर आगे भी अटके रहे। मतलब कोर्ट का फैसला आया लेकिन फाइलों में जैसे कुछ बदला ही नहीं। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आया है। पूरे मामले में एक बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है, 1 जुलाई 2026 को संयम लोढ़िया जो इस मामले में याचिका करता है, उनकी ओर से एडवोकेट पुनीत सिंघवी ने राज्य के 4 सबसे बड़े अफसरों को न्याय की मांग करते हुए लीगल नोटिस भेज दिया है। अब बात करें ये कौन कौन हैं? राजेश्वर सिंह हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त, और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को भी भेजा है, पंचायत राज विभाग के सचिव को भी भेजा है, और शासन निदेशक जो है स्वायत्त शासन निदेशक उनको भी भेजा है। तो नोटिस में सीधा सीधा आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अफसर उन्हीं आधारों पर काम करना जारी रखे हुए हैं जिन्हें कोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है, और कानून की भाषा में इसे विलफुल डिसोबीडियंस यानी आदेश की जानबूझ के अवहेलना जैसा आरोप इस नोटिस में लगाया गया है। तो नोटिस में साफ चेतावनी है कि 3 दिन के भीतर जवाब दो, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। तो ये डेट 4 जुलाई होगी और उसी दिन देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में हैं। तो ये अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्वीकार कर लेता है और इस पर सुनवाई होती है तो क्या कार्रवाई होगी, यह देखने वाली बात होगी। संयम लोढ़ा कह रहे हैं कि सरकार ओबीसी आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट के नाम पर जानबूझकर चुनाव टाल रही है और ये पिछड़े वर्ग के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ खुला अन्याय है। संयम लोढ़ा ये कह रहे हैं कि नौकरशाही स्थानीय निकायों पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती हैं, इसलिए जानबूझकर वार्ड डिलिमिटेशन और वोटर लिस्ट का काम लटकाया जा रहा है। अब अगर बात करें खास करके कि क्या यह सिर्फ एक पूर्व विधायक का आरोप है या चिट्ठियां इस बात की गवाही भी दे रही हैं, और क्या मतलब निकलता है इसका आम जनता के लिए, और इसका असर आम आदमी पर क्या पड़ेगा। अगर 31 जुलाई तक चुनाव नहीं होते हैं तो स्थानीय डेमोक्रेसी यानी लोकल डेमोक्रेसी, जिसकी बात महात्मा गांधी भी करते हैं, अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा जो है उसके बारे में सोचें। और राइट विंग भाजपा का जो मूल तय करने वाले भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की संकल्पना, ये दोनों कहीं किनारे से सकती नजर आती हैं। तो लोकल डेमोक्रेसी, गांव और शहर के लोग अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे, पहला असर, बड़ा असर। दूसरा, ओबीसी वर्ग पे अगर आरक्षण अधिसूचना समय पर नहीं आई तो पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की राजनीतिक भागीदारी पर सीधा असर पड़ेगा। और तीसरा ये मामला है कि जब तक प्रशासनिक जो है वो था तब तक ठीक था, लेकिन अब मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहा, ये पॉलिटिकल और एक लीगल टकराव की स्थिति में है। ऐसे में अफसरों की नौकरी और जेल तक की स्थिति अगर बनती है तो सीधे तौर पे देखी जाने वाली बात होगी। आपको बता दें कि देश में डेवलपमेंट और
काम करवाने का काम, यानी कि निर्माण से लेके साफ सफाई से लेके 29 विभाग ग्राम पंचायतों को संविधान संशोधन पीवी नरसिम्हा राव के तहत टाइम में जब वो 72वां 73वां संविधान संशोधन जहां तक मुझे याद है जब हुआ था, तो 29 विभाग ग्राम पंचायतों को दिए जाने थे। अभी ग्राम पंचायत का सरपंच पटवारी को नहीं पूछ सकता कि भैया क्या स्थिति है, क्या वो वन विभाग के किसी अधिकारी को नहीं पूछ सकता, सिंचाई में नहीं पूछ सकता, वो पेयजल वाले और लोकल जो भी डिपार्टमेंट, उनके पास ग्रामीण विकास है, उनके पास पट्टे जारी करने का सिर्फ अधिकार है, ग्राम सभा बुलाने का अधिकार है, ग्रामीण विकास का अधिकार है। लेकिन जिन विभागों से जनता का सीधा नियमित काम होता है, जैसे शिक्षा विभाग या अन्य ऐसे विभाग जिनमें जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अपने गांव के स्कूल के लिए कुछ तय नहीं कर सकता, वहां की व्यवस्था में नहीं देख सकता, तो बड़ी बात है। राजस्थान जैसा रूरल आबादी वाला स्टेट जहां पे जनता के प्रतिनिधियों को इतने ज्यादा विभागों का अधिकार नहीं है, जबकि आप देखिए महाराष्ट्र जैसा शहरी आबादी जहां ज्यादा है, बड़े बड़े शहर हैं, वहां पे बड़े अधिकार ग्राम पंचायतों को है। लेकिन यहाँ न तो स्थानीय निकायों को 28 विभाग दिए जा रहे हैं, न ग्राम पंचायतों को। और ये एक बड़ा सेगमेंट है कि क्यों नहीं आप लोकल बॉडीज को मजबूत करना चाहते हैं। उससे क्या होगा कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो कमजोर हो जाएगा। बेसिकली केंद्रीकृत सत्ता की चाह रखने वाले जो शाह होते हैं, उनके आगे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, तानाशाह जोड़ सकते हैं या कुछ भी शब्द जोड़ सकते हैं, वो हमेशा कुछ लोगों के हाथ में सत्ता रखना चाहते हैं। वो चाहे कांग्रेस के वक्त में चीजें नहीं हुई हो, चाहे अपन इमरजेंसी वाली बात करें तो उस वक्त भी ये स्थिति रही है, और उसके बाद भी कि केंद्रीकृत सत्ता जिनको चाहिए तो उनको इजी अप्रोचेबल लोग चाहिए और ज्यादा दिमाग लगाने वाले नहीं चाहिए। ऐसे में डेवलपमेंट पूरा अटका पड़ा है, या डेवलपमेंट पूरा हाथों में है नौकरशाही के, जो परीक्षाएं पास करके आए हैं एक बोर्ड की, एक आयोग की, जनता की नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, अकाउंट्स वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंट ये ठीक रखते हैं, जिनका काम अकाउंट ठीक रखना है, वो अकाउंटेबिलिटी पे कैसे, क्योंकि अकाउंट में गड़बड़ी भी इधर से ही होती है। तो कुल मिला के खरबों का बजट और खरबों के बजट का तय करने वाले नौकरशाह सिर्फ, और वो भी एक जनतांत्रिक देश में, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में यह गेंद पूरी तरह से सरकार और प्रशासन के पाले में है। 3 दिन के भीतर जवाब देने की बात कही गई है। तो अब कुछ चीजें हम आप पे छोड़ते हैं कि आप कमेंट करके बताएं कि सरकार क्या जवाब देगी। क्या सरकार 31 जुलाई की डेडलाइन का सम्मान करेगी, पालन कर लेगी, या ये मामला अदालत की अवमानना की कार्रवाई तक पहुंचेगा? आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। क्या डेडलाइन पूरी होगी? क्या आपको लगता है सरकार समय पर चुनाव करवाएगी? क्या अफसरों पर कार्रवाई होगी? अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपकी आवाज इसी तरह उठाते रहेंगे। धन्यवाद।